बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज मैं दो लफ्ज़ों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये दो लफ्ज़ मेरी और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आते ज़रूर हैं। एक एसेट है और दूसरा लाइबिलिटी। अगर इसको उर्दू में हम कहें तो एक बोझ है और दूसरा सरमाया। आप सोचिए कि आप क्या हैं, एसेट हैं या लाइबिलिटी। अफराद भी ऐसे होते हैं, कौमें भी ऐसी होती हैं। लाइक हमारे लोग किसी मुल्क में हों, ज़्यादा हों, और उस मुल्क के लोग उनसे ट्रीट कैसे करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको स्पेस दें, उनको ज़्यादा काम दें, तो उसका मतलब है दे आर रिस्पेक्टिंग देम एंड दे आर कंसिडरिंग देम एज द एसेट। एसेट बैंक में रखा जाता है, उसकी इज़्ज़त की जाती है, उसकी एहतियात की जाती है। कौमों में कभी आप गौर करें कि जो चाइनीज़ हैं, इनके बारे में बहुत सी बातें की जाती थी। अभी हाल ही में जितने बड़े चैलेंज का उनको सामना करना पड़ा है, ये कोरोना वायरस वाला, हज़ारों लोग इसमें जान से गए, अभी शायद और भी जाएं, लेकिन जिस तौर पे एज ए नेशन उन्होंने रिएक्ट किया है, दे बिकेम एसेट, दे आर नॉट लाइबिलिटी। आप सोचिए कि इतने बड़े चैलेंज को, जिसमें उनके अरबों लोग हैं और ये इतनी बड़ी तादाद है कि अल्लाह माफ़ करे, कुछ जगह छोड़ के दूसरी जगह भी नहीं जा सकते। सारी ज़िंदगी चल रही है, अदारे बंद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पर उनका सदर और उनकी हुकूमत और उनके लोग मिलके फ़ैसला करते हैं और अगले 6 दिन में 1000 बेड का हॉस्पिटल बना देते हैं। इवन उस हॉस्पिटल में जिन लोगों को लाया जाता है, दे आर टचिंग द डेथ बेड पे हैं वो। और अभी हाल ही में तो उस हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर था वो भी बेचारा जान से गया, लेकिन ना कोई डॉक्टर छोड़ के भागा, ना कोई नर्स छोड़ के भागी। ज़िंदगी में जब जब आप अपनी ज़िम्मेदारी को परफॉर्म करते हैं तो एसेट बनते हैं, और जब नहीं करते तो फिर ज़ाहिर लाइबिलिटी बनते हैं। ये जो परफॉर्मेंस का फ़र्क है, यही इज़्ज़त दिलाता है, यही एहतराम और वक़्त दिलाता है। आपने कभी गौर किया हो कि ज़िंदगी में मोहब्बत हो, तरक्की हो, क़यादत हो, ये सारी चीज़ें मांगने से नहीं मिलती। एक हक़ भी इसमें आप शामिल कर लें, ये कभी मांगने से नहीं मिलती। यू हैव टू प्रूव कि मैं इसका एलिजिबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो फिर आपको क़यादत भी मिल जाती है, आपको हक़ भी मिल जाता है, आपको वो जो दानाई और एक परफॉर्मेंस का लेवल आप सेट करते हैं, उसके बाद आपकी रिकग्निशन भी हो जाती है। मेरे बीते हुए दिनों में 3 लोग ऐसे मुझे याद आए कि जिन्होंने अपने अपने शोबे में परफॉर्म किया। एक पंजाब पुलिस के आईजी थे चौधरी सरदार, जब तक वो पुलिस में रहे ही वॉज़ टू गुड। बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे। उनके गर्दन में वो सरिया वरिया जो आता पुलिस वालों का, आईजी होने के बावजूद वो नहीं आया था। जब वो रिटायर हो गए, अच्छा उन्होंने 2-3 किताबें भी लिखी हैं, बहुत अच्छी किताबें, वो भी पढ़ने वाली किताबें। तो फिर वो नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन का हिस्सा बन गए और हम कभी कभी विज़िट करने जाते, इशफाक साहब वहाँ तशरीफ़ लाते, डॉक्टर रफ़ीक साहब होते थे। तो मैंने नोटिस किया कि चौधरी सरदार जो साबिक़ आईजी थे, वो आखिरी कतार में जाके ग्रुप फ़ोटो में खड़े होते। यानी जब आप को अपने मुकाम और मर्तबे के बारे में कॉन्शियस होना बंद कर, उनके बिना कोई तकरीब मुकम्मल नहीं होती थी। उन्हें हर तकरीब में बुलाया जाता था, उनसे मशवरा किया जाता था, वो आके वक्त देते थे, जो की नोट एड्रेस है वो होता था। उनकी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं हुई, चूँकि उनके माजी उस बात पे गवाह था। उनके मरने के बाद भी कितने आईजी पंजाब में आए, रिटायर हुए, फौत हुए, किसी को उनका नाम भी याद नहीं होगा, पर चौधरी सरदार की जो किताबें हैं या उनका जो तर्ज़ अमल था, वो एसेट बना, उनके लिए लाइबिलिटी नहीं बना। इवन पुलिस वाले लोग भी कहते हैं कि ये उन चंद लोगों में से थे कि जो अपने जवानों के लिए सोचते थे, उनका फ़ायदा। जो लोग मर जाते थे मुकाबलों में, जिनके बच्चे ऑर्फन हो जाते थे, ख़वातीन बेवा हो जाती थी, उनके लिए बेशुमार फ़ंड उन्होंने जनरेट किए और उनकी टेक केयर की। इसी तौर पे दूसरे साहब, उनका नाम ख्वाजा इफ्तिखार था। ये अमृतसर से आए थे और इन्होंने जो 2-3 की किताबें थी तहरीक पाकिस्तान पे, ये भी फरमाया करते थे कि इनकी कायद-ए-आज़म से बचपन में रेलवे स्टेशन में मुलाकात हुई थी। एक फूक और कई कांटे। अमृतसर चूँकि उनका इश्क था, सारी उम्र ये पब्लिक रिलेशनिंग में रहे। बहुत ही खूबसूरत डैशिंग आदमी थे, गोरे चिट्टे जैसे बट होते हैं। उनकी सारी उम्र में जो इश्क था वो पब्लिक रिलेशनिंग रही, लोगों से बनाना और पाकिस्तान।
और अब तो उन्हें फौत हुए भी बहुत सारे बरस हो गए। मेरी पहली मुलाकात इनसे नवाए वक्त के 7वें फ्लोर पे वहाँ हुई और फिर उनको मैं अपने ऑफिस लेके आया और उनसे फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर उनके साथ बैठते और उनसे सीखने का भी बहुत मौका मिला। आखिरी उम्र तक, बल्कि आखिरी सांस तक भी वो फ्रेश थे, एक्टिव थे और वो भी तहरीक पाकिस्तान के इन कामों में और नज़रिया पाकिस्तान तशरीफ़ ले जाया करते थे। जिन जिन लोगों से उन्होंने दोस्ती की, उन दोस्ती को निभाते थे। बहुत कम ऐसा हुआ होगा, शायद मुझे तो कोई याद नहीं है कि उनके साथ बैठे हो, चाय पीते हुए, मुलाकात करते हुए उन्होंने कभी लोगों के बारे में बदखुई की हो या किसी की तरक्की के बारे में जले हों। यानी जो मुकाम और मर्तबा उन्होंने स्टेट लाइफ में रहे, ज़ाहिर है ज़मीन से आप कदम बढ़ाते हैं, हौले हौले परवान चढ़ते हैं और एक मुकाम और मर्तबा पाते हैं कि ना सिर्फ आप एक दानिश्वर के तौर पे, एक राइटर के तौर पे और लाहौर में जो समाजी तकरीबात के मदारुल महाम के तौर पे जाने जाते हैं, तो परफॉर्मेंस तो आपकी होती है, तो ही आप एसेट बनते हैं उस सोसाइटी का। इसी तौर पे एक रज़ीउद्दीन साहब थे, ये वैसे तो वापडा में थे लेकिन ये लाहौर के खानों का बहुत शौक़ था। डेली नेशन में कॉलम लिखते होते थे और लाहौर का कोई कोना, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा ऐसा नहीं था जो इनसे बचा हो। दुबले पतले थे, खूबसूरत थे, स्मार्ट से थे, बहुत उम्दा लिखते थे, उम्दा बोलते थे, पर उनकी पहचान थी कि पाकिस्तान का हर खाना उन्होंने चखा हुआ था, उसके बारे में लिखते थे और वो अपनी पहचान बने। मुमताज़ मुफ्ती साहब हमारे बहुत प्यारे लिखने वाले थे, पर उनके बेटे ने, उनका एक ही बेटा था और अक्सी मुफ्ती से मेरी मुलाकात कई दफ़ा हुई, लेकिन जो ज़्यादा वो मुल्तान में, मुल्तान यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट रूम था, मैं भी वहाँ ठहरा हुआ था और वो वहाँ रोज़ शाम में आते थे और सहरा में जाते थे और सहरा से वो गीत इकट्ठे करते थे, बोलियाँ इकट्ठी करते थे, सराइकी की और फिर सिंधी की, माई भागी से लेकर पता नहीं किस किस आवाज़ को तो रिकॉर्ड किया। अपनी पूरी जवानी उन्होंने उन गानों को और गीतों को और लोक गुलकारों को जमा करते, उनको महफूज करते, डॉक्यूमेंट करते गुजार दी। फिर लोक विरसा के वो बरसों रहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो बेंचमार्क उन्होंने बनाए, जो निशान उन्होंने परफॉर्मेंस के रखे, फिर उन्होंने बाद में किताब भी लिखी। अपने अब्बा से पहले ज़रा दूर थे, फिर हौले उन्होंने अपने अब्बा को भी ओन किया और एक दानिश्वर के तौर पे भी वो नोन हुए। अब ये जिस शोबे में उन्होंने काम किया, अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल दिए, कोई एक बंदा नहीं है जो मैच करता हो उनके काम को। अजमत शेख साहब थे, अजमत शेख साहब 40 साल रहे कतर में। उनका सारा काम ही फ़ोटोग्राफी से मुतल्लिक था, इटली से काम करवाते थे। दुनिया में जो करोड़ों तस्वीरें हैं खाना काबा की, उनके हाथ की बनाई हुई हैं। उनसे भी बहुत हमारी दोस्ती रही, 16-17 साल मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों में से थे। पर उन जैसा काम भी ना उनकी ज़िंदगी में, ना उनके मरने के बाद। हज़ारों फ़ोटोग्राफ़र हैं पाकिस्तान में, पर किसी को ये एजाज़ नहीं मिला। उनके घर में उन्होंने अज़मत शेख एक पूरा बनाया था स्टूडियो और उस तौर पे एक आर्ट गैलरी बनाई थी जिसमें वो सारी तस्वीरें लगी थी जो उस ज़माने में बनाई थी जब तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आप सोचिए कि कभी आपका कैमरा शुरता तोड़ दे और फिर आप रोएं अल्लाह के आगे और आपको उसी मुल्क से दावत मिले और आपको हेलीकॉप्टर दिया जाए तस्वीरें बनाने का। यू बिकेम द फर्स्ट फोटोग्राफर इन द मुस्लिम हिस्ट्री। और जब आप तस्वीरें बना रहे हों लटक के उससे हेलीकॉप्टर से, अब से तस्वीरें न बन रही हों, क्योंकि कैमरे के लेंस पे हर चंद सेकंड के बाद आपके आंसू टप टप गिर रहे हों और वो धुंधला जाए, क्योंकि आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं ऐसा एसेट बन गया हूँ कि जहाँ मुझे जगह मिली है, जहाँ मुझे मौका मिला है तस्वीरें बनाने का। 40 साल वो तस्वीरों को इटली से बनवाते थे। तब ये छोटे छोटे कार्ड बनते होते थे, लोग जब विज़िट पे जाते थे शहरों पे तो अपने दोस्तों को कार्ड भेजते थे कि मैं फ़लाँ मुल्क में हूँ, उसी शहर का, जैसे व्यू कार्ड होते हैं। ही वॉज द पायनियर इन दैट। अभी मैं नहीं जानता उनकी वो तस्वीरें उनकी बेटियों ने कहाँ रखी होंगी और कहाँ होंगी, लेकिन आखिरी सांस तक वो अपने दोस्तों को भी निभाते थे, उन्होंने अपने ताल्लुकात को भी निभाया, अपने इश्क को, अपने काम को भी कभी उन्होंने डिसओन नहीं किया। सो आई विश के आप जिस भी शोबे में हो वहाँ आम ना बन के रहें। आप हज़ारों लाखों में से वैसे ही ना हो कि लोग आपको मुड़ के देखना भी पसंद ना करें। ये आपका अपना चॉइस है। हमारे दोस्त हमारे साथ जमीयत में होते थे, डॉक्टर जाहिद बाजवा,
ये इस वक्त हार्वर्ड में हैं, वहाँ मेडिकल में पढ़ाते हैं। माशाल्लाह उनकी बेटी भी डॉक्टर बनी है। ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में थे और जमीयत के सेक्रेटरी जनरल थे। क्वाइट यंग, तब तो उनकी यानी पूरी तरह दाढ़ी मूंछें भी नहीं थे, लेकिन तब भी जहानत में ऐसे थे कि ज़हीन तरीन बच्चों को खींचते थे। जब वो डॉक्टर बन गए, वहाँ चले गए, फिर एक दफ़ा वापस आए तो मेरे घर में हम खाने पे बैठे हुए थे। वहाँ जो जुमला उन्होंने कहा था बहुत साल पहले, इट वॉज मिड-90s, मुझे याद, वो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी जब अमेरिका जाएं तो ये लाइबिलिटी ना बने, एसेट हों। इनका जिक्र करते हुए, इनको कंसिडर करते हुए लोग खुशी महसूस करें। एंड इट हैपेंड। जाहिद बाजवा से लेके डॉक्टर आसिम मसूद तक कितने ही हमारे लोग हैं जो वहाँ एसेट बने हैं, जिन्होंने वहाँ अपना मुकाम, अपना मर्तबा बनाया है। हज़ारों में से नहीं, लाखों में से एक है। आप सोचिए, एक दिया जब जगता है तो उस पूरे खैमे में या पूरे कमरे में रोशन रोशन कर देता है। और दूर अंधेरा हो और उसमें से आप किसी इवन खिड़की पे रखे हुए हों, किसी ट्रे में रखे हुए हैं, बाहर लगता है टिमटमाता है, पर दूर से नज़र आता है, रास्ता दिखाता है, रोशनी दिखाता है। अब दुकानदार भी हों तो भी, आप नर्स हों, आप टीचर हों, व्हाटसएवर, इतने शोबे हैं जिसमें भी हों, आप नाइटिंगेल क्यों नहीं बन सकते? उस शोबे का बेहतरीन नाम क्यों नहीं बन सकते? लाइक इस शहर का बेहतरीन मोची भी तो कोई है ना। इस शहर में बाल, ये जो हैं बाल काटने वाले, आखिर मिसबा ने अपना नाम बनाया है ना, मुसरत मिसबा ने, कि शी इज़ वन एंड ओनली। लोग उसको कह के रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं उसे। ये नहीं कहते कि वो ब्यूटी सैलून चलाती हैं, नो, शी इज़ अ मदर फिगर। पूरा उनका अदारा है जिसके वो आगे फ्रेंचाइज देती हैं। और जो लड़कियां दूर दूर से आती हैं, उनके घर पे रहती हैं, काम सीखती हैं। आप सोचिए कि एक ऐसे काम हो जिसमें रिस्पेक्ट भी नहीं थी, शी अर्न रिस्पेक्ट। किसी भी शोबे में आप हो सकते हो। ये कल की बात है, हमारे यहाँ जो सर्विसेज वाले हैं, सर्विस शूज़ वाले, गुजरात में एक छोटा सा अदारा, यानी जहाँ लोगों के घरों पे जूते बनते थे और फिर होते थे, फिर वो कंपनी चली आगे। ये जो हमारे मशहूर कॉलम निगार हैं, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे, कंवर दिलशाद, या हाँ यही मेरे ख्याल उनका नाम है, मुझे बरसों पुराने सर्विस शूज़ के रिसाले मिले जिसके ये एडिटर उस ज़माने में होते। तब है क्वाइट यंग, उस वक्त लाइक अ बॉय होंगे। पर गुजरात में एक शू फैक्ट्री के साथ काम करते करते कहाँ वो उन्होंने एग्ज़ाम पास किया होगा, फिर ये मुकाम पाया होगा, सेक्रेटरी बने इलेक्शन कमीशन के। और कितने लोग रिटायर हो जाते हैं, आपको उनकी बात से इख्तलाफ हो, उनके लहजे से इख्तलाफ हो, बट ही अर्नड आ पोजीशन, नाम बनाया, मुकाम बनाया। और जो भी उनका तजज़िया हो, आपको पसंद आए ना आए, पर वो उसको ना सिर्फ लिखते हैं बल्कि लोग उसको छापते भी हैं। इसी तौर पे हमारे कितने ब्यूरोक्रेट में से इज़हारुल हक साहब हैं, अब तो बूढ़े हो गए हैं। एक उन्होंने कॉलम लिखा था अपनी वफ़ात पे, क्या खूबसूरत कॉलम था कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी पे क्या बीती, घर पे क्या बीती, बेटों पे, और उनकी गाड़ियों का क्या बना। वो ऐसी मंजर कशी थी। अभी किताब भी उनकी छप गई है, मेरी वफ़ात, और अच्छा मज़ेदार है। मुझे बहुत साल पहले जब मैं उम्रे पे गया तो वहाँ उस वक्त इनकी एक नज़म मैंने पढ़ी थी, और उसका जो शेर था, मैं वहाँ सारा दिन उनको, आई डोंट नो क्यों, सारा दिन गुनगुनाता था। अहराम के इन दो पर्दों में कभी इज़्ने तवाफ़ नहीं मिलता, कभी, मुझे वो भूल गया, लेकिन क्या खूबसूरत था एक उसकी, यानी आप पे तारी कैफियत हो जाती थी। कितने ब्यूरोक्रेट आए, मर गए, खप गए, रिटायर हुए, कोई जानता भी नहीं है, पर आप में कुछ होता है दम। अगर आप पॉजिटिव हों, अगर आप कमिटेड हों, अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हों, उसकी रिस्पेक्ट करते हों, और आखिरी उम्र के साथ मुकाम और मर्तबे के साथ साथ भी लर्न करते हों, तो आप एसेट बने रहते हैं, लाइबिलिटी नहीं बनते। लाइबिलिटी कब्रों में चली जाती है, और जो एसेट है वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहता है, उसका ज़िक्र होता है, उसके होते हुए भी, उसके जाने के बाद भी। आप भी एसेट बनिएगा, आपके बच्चे भी एसेट बने, ख़ानदान का भी, पाकिस्तान का भी। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।